जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हुई है और जो पेपर है वो मेरे हिसाब से मॉडरेट पेपर था। मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा वो हम इन दी एंड बात करेंगे। और ये पेपर से ये तो साबित हो जाता है कि सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़कर अब यूपीएससी निकलने वाली नहीं है। अब आपको किताबों के बाहर जाकर जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको गाइडेंस का रहना, सही गाइडेंस का रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से एक सरप्राइज है आपके लिए वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो आज हम यहाँ पर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि अगर हम ट्रेंड देखें तो पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, इस बार कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आए हैं। और पॉलिटी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ईजी भी था अगर हम बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले देखते हैं तो यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से रहे हैं और उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि अब हाई टाइम है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए 2023 के लिए, 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहीं से लेक्चर्स में से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाओगे। देन प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वेरियस प्लान्स दिखेंगे और लोवेस्ट प्राइजेस है। मतलब हमारा पहले से मोटिव रहा है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे, इसलिए इतने कम प्राइस रखे हैं कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वो प्राइजेस एक सब्जेक्ट के लिए है क्या। जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो सभी फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो एंजॉय कीजिए कोर्सेज को, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप या फिर विजिट कीजिए theunacademy.in वेबसाइट। यहाँ पर भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और फाउंडेशन कोर्सेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज भी आप ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट आपको पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी पेपर आए तो उस पर सर्कल कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर बात हो रही है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके संशोधन, उसमें अमेंडमेंट के लिए आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से। तो ये ऑलरेडी हमारा चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उस पर हमने पूरा चैप्टर जो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, जो मैंने लेक्चर लिए हैं यहाँ पर मैं भी आपको दिखूंगा। तो जो मैंने लेक्चर लिए हैं अनअकैडमी ऐप पर, उसी के स्क्रीनशॉट है। सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई मशक्क़त, कोई ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पेपर होने के बाद मुझे मैसेजेस आए कि आपके जितने भी लेक्चर्स है, भले वो एनवायरमेंट के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, है ना। तो काफ़ी सारे जो, मतलब जब क्वेश्चन आए तो आपकी जो आवाज़ है वो गूंज रही थी हमारे कानों में। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्स है वो मिलता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चनिंग सेशन में मैंने लिया था कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ये लगती है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का ही है ना। तो इसमें दोनों ही मेंबर जो है वो ला सकते हैं, क्या ये लगता है। तो मैंने क्वेश्चनिंग इसमें लिया था, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो यहाँ पर नहीं लगता है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नहीं लगता है। तो यहाँ पर रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ये गलत हो जाता है। फर्स्ट गलत, तो अपने आप आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पर जो बी है इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन खैर, यहाँ पर अगर हम दूसरा भी स्टेटमेंट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, तो ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि अपना एसेंट दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मस्ट गिव हिज एसेंट, मस्ट गिव, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए और ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सीटिंग, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आप इजीली इसका जवाब जो है वो निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का क्लासीफाई करता है मिनिस्टर्स को इनटू 4 रैंक: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। एंड दूसरा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट में, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को पकड़कर 15% एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है क्लासीफाई करता है मिनिस्टर को 4 रैंक्स में। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ये बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कन्वेंशन के रूप में चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है और वो संविधान के तहत नहीं होता है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर बोलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलिए, 74-75 आर्टिकल सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अगर हम सेंटर की बात करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 74-75 में बेसिकली आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा भाई, देयर शुड बी प्राइम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे शैल नॉट एक्सीड 15% टोटल नंबर, ये बिल्कुल सही है, नॉट एक्सीडिंग 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, है ना। ये हमारे अमेंडमेंट के थ्रू हमें देखने को मिला, ये भी मैंने कवर किया था, ये भी स्क्रीनशॉट है, सभी स्क्रीनशॉट, क्योंकि मतलब समझ लीजिए कि 70 के ऊपर परसेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एम अकेडमी ऐप के लेक्चर्स में से ही आए हैं सभी, मतलब इंक्लूडिंग मैं पूरा पूरा ही बोल रहा हूँ, पूरा पेपर। तो इजीली आप जो कट ऑफ है वो क्लियर कर सकते हो अगर आपने एम अकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया होता है। खैर, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो ये बिल्कुल सही हो जाता है ना। सेकंड बिल्कुल सही है। फर्स्ट में अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासीफाई किया है क्या 4 रैंक्स में, तो यहाँ पर कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो काउंसिल ऑफ, ये भी स्क्रीनशॉट है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 3 कैटेगरीज में मोस्टली यहाँ पर कैटेगरीज में बांटा गया है ना। यहाँ पर कौन सा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डिप्यूटी मिनिस्टर है, एंड ये अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है, यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये जो चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गलत हो जाता है, यहाँ पर बी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोकसभा जो है उसको एक्सक्लूसिव पावर कौन कौन सी है, मतलब यहाँ पर अनइक्वल पावर समझ लीजिए, अनइक्वल स्टेटस यहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा वेटेज मिला हुआ है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, ये क्वेश्चन है। तो रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है तो उसको रेटिफाई पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर रिवोक करना है, इमरजेंसी लगी हुई उसको रिवोक करना है, तो यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के हाथ में होता है, लेकिन अगर डिक्लेयर करना है इमरजेंसी को दोनों के हाथ में होता है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं लोकसभा के पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल राज्यसभा में नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, भाई राज्यसभा के भी तो लोग लगते हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं लगते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो बी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। देन उसका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें देखिए ट्रिकी स्टेटमेंट देखिए, लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 6 मंथ्स, उसको जो अपॉइंट किया गया नॉमिनेटेड मेंबर जो उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। तो जब उसको अपॉइंट किया गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, 6 महीने, मतलब इसका बोलने का 6 महीने के बाद कर सकता है। देन उसका दूसरा है लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिफेक्शन केस रिजॉल्व करेगा। तो देखिए न्यूज़ में चल रहा था इंडियन एक्सप्रेस जो है वो मैं कवर करता ही था, है ना, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो ये भी आर्टिकल मैंने कवर किया था एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, तो ये बिल्कुल सही है ना। अगर आपने मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखे होंगे तो उसमें आपको ये जवाब मिल गया है। देन उसका नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, ये मेरे एम अकेडमी ऐप में जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसका स्क्रीनशॉट है। इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच टेक्स द सीट्स, है ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डिफेक्शन के तहत, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ पर बोला है कि विद इन 6 मंथ्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो रहेगा बी। समझे किस तरीके से ट्रिकी पूछा गया है। 6 मंथ देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ यार ये बराबर है, खैर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये ओनली ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के जो अलाउ है पार्लियामेंट की मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल जो है वो अपना रेसिग्नेशन सबमिट करते हैं जब गवर्नमेंट जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात तो ये है भाई कि जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल वो रिज़ाइन जो है वो करने का कोई है ही नहीं, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे टर्म जो उनकी फिक्स नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना। लेक्चर में का स्क्रीनशॉट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई फिक्स नहीं किया गया है, मतलब इसमें रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी किए जा सकते हैं, है ना। ये कन्वेंशन बना हुआ है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है तो दूसरी जब गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने दूसरे, मतलब बेसिकली वो रिज़ाइन कर देंगे एंड दूसरे जो है अपना अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका कुछ टर्म ही नहीं दी हुई है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल बिल्कुल कर सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल के पास कोई पावर नहीं भाई साहब, तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब जो है वो हो जाता है डी, है ना। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आए। देन उसके यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर के बारे में स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं, और सही स्टेटमेंट क्या है ये आपको पहचानना है डिप्यूटी स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इलेक्शन जो है डिप्यूटी स्पीकर का वो हेल्ड किया जाएगा एज स्पीकर में फिक्स,
स्पीकर जो है वो फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेट ऑफ इलेक्शन डिप्टी स्पीकर फिक्स बाय द स्पीकर, है ना, स्पीकर जो है वो फिक्स करते हैं। मैंडेटरी प्रोविजन है कि इलेक्शन जो है कैंडिडेट का एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैंडेटरी बोला गया है कि ये मैंडेटरी है कि जो इलेक्शन रहेगा कैंडिडेट का डिप्टी स्पीकर के लिए वो या तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का रहेगा, मतलब जो मेन अपोजिशन पार्टी है, मतलब अगर बीजेपी आ रही है सत्ता में तो कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हो गई, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होगी, तो उनका ही रहेगा या फिर रूलिंग पार्टी का ही रहेगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट हिज मेंबर्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से ही चुनकर आते हैं। तो बेसिकली कन्वेंशन बना हुआ है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के रहेंगे और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी के रहेंगे, लेकिन कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ना। तो ये गलत हो जाता है। अब सेकंड अगर गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज स्पीकर, जब वो प्रिसाइड करते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेल स्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर, मोशन मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब क्या है, वेल स्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एक बनी हुई है, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस बनी हुई है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिप्टी स्पीकर के, कि मोशन जो है अपॉइंट करने के लिए, डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए जो मोशन है वो मूव किया जाना चाहिए स्पीकर के द्वारा और सेकंड किया जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। भाई ये कोई मतलब ही नहीं है ना, उनके जो लोग हैं उनमें से ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे एंड चुन कर आएंगे, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो 4 भी गलत, तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा 1 और 3, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर जवाब जो है वो निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि भाई रीट इशू जो है वो किया जाता है कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मेंडेमस जो है इसके बारे में, मतलब रीट जो है आर्टिकल 32 में जो हमें देखने को मिलता है उसके ऊपर है कि भाई मेंडेमस जो है ये यहाँ पर विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं होता है। ये मतलब सही है भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ नहीं होता है ना, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही होता है ना, ये ऑलरेडी कवर किया हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पर एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है पिटिशनर कोर्ट में जा सकता है को वारंटो के लिए। तो को वारंटो जो है एक समझ लीजिए कि बाकी रीट्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर को वारंटो जो है उसमें ऐसा होता है कि एनी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो जा सकता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे थे, मतलब आसानी से आप जवाब जो है वो निकाल सकते थे। तो इस तरीके से पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिले हैं। खैर, तो यहाँ पर अभी बात तो ये एकदम साबित हो जाती है कि जो जो पेपर है उसमें आप किताबी चीज़ें देखकर, सिर्फ किताब से पढ़कर जो क्लियर है वो होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस जो उसका रहना ज़रूरी है, जैसे कि आपका जो पर्सपेक्टिव हो वो वाइड हो जाए। तो पर्सपेक्टिव वाइड करने के लिए जो मेरा सरप्राइज़ है वो अभी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि एक RRR कोर्स जो है वो आपके सामने आ रहा है, रीड रिवाइज रिपीट। मतलब आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, लेकिन अकेले नहीं, यहाँ पर पर्सनल कोच मतलब मेरे साथ। आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली आपका टाइम टेबल, डेली टारगेट आपको दिया जाएगा कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। एंड देन आपका जो टारगेट है वो उस दिन के अंत तक आपको मेरे साथ मीटिंग के ज़रिए आपका पूरा का पूरा देखा जाएगा कि आपने टारगेट कंप्लीट किया या नहीं, क्या रह गया है, क्या इश्यूज़ आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, इस तरीके से पूरा रिजॉल्व होगा। पढ़ना कैसे है, मतलब पूरा पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से जो किताबें हैं उससे बाहर निकलकर हमें हमारा पर्सपेक्टिव वाइड करना है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है अगर ट्रिकी भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये अभी जो है अभी सोर्सेस का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्सेस पता है कि भाई ये किताबें हैं, लेकिन वो किताबों को पढ़ना कैसे है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर पर्सनल गाइड रहना बहुत ज़रूरी है और मैं यहाँ पर आपका पर्सनल कोच बनूंगा, जहाँ पर आपको डेली तरीके से, डेली यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि पूरा टाइम जो है वो आपका रहेगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जो भी आपको डेली टारगेट मिला हुआ है उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपकी नहीं। आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको सही तरीके से मतलब जो प्रॉपर स्टडी है वो करनी है, जिससे कि आप कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर लॉन्चिंग ऑफर जो है, लॉन्चिंग ऑफर एकदम कम से कम, इसमें जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हर गांव से यहाँ पर सितारे निकलेंगे। तो यहाँ पर हर किसी को पर्सनल गाइड की ज़रूरत है, पर्सनल कोच की ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपको 24/7, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टारगेट कंप्लीशन, 24/7 डाउट क्लियरिंग, इफेक्टिव मेंटरशिप मिलेगी, डेली मीटिंग होंगे मेरे साथ, टेस्ट आपको दी जाएगी, उसका एनालिसिस हम साथ में करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरा फाउंडेशन कोर्स अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। लॉन्चिंग ऑफर है 30,000 रुपीज़ का, जहाँ पर आपको 30,000 रुपीज़ में ये सब कुछ मिल रहा है पूरे 1 साल तक।
पूरी नेक्स्ट एग्ज़ाम तक। तो जल्द से जल्द यहाँ पर कॉल कीजिए इस नंबर पर कॉल कर आप जो फर्दर डिटेल्स है वो ले सकते हो, और बहुत ही शानदार रहेगा ये। और लिमिटेड सीट्स में यहाँ पर लेने वाला हूँ, तो इसलिए फटाफट यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये नंबर पर कॉल कीजिए और फर्दर जो जानकारी है वो लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।